हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल LWD में हूं देवज्योति घोष। और आज हम लोग करने जा रहे हैं फंडामेंटल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग यूनिट 3। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स डाइव इनटू दिस लेक्चर। आज हम लोग करने जा रहे हैं यूनिट 3 एसी सर्किट। ठीक है, तो जितने भी क्वेश्चंस मैं यहाँ पर बता रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, तो इनमें से कोई छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एंगुलर फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, फेज एंड फेज डिफरेंस, RMS एंड एवरेज वैल्यू। ठीक है, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन। तो पहले हमें जानना है कंप्लीट साइकिल क्या होता है। देखो, जब कभी भी एक वेव फ्रॉम जिस पॉइंट से वो शुरू कर रहा है, ठीक है, उसी पॉइंट को वो वापस आए, ठीक है, उसी पॉइंट तक वो वापस आए, ये होता है एक कंप्लीट साइकिल। ठीक है, फ्रॉम पॉइंट कहां से, देखो फ्रॉम पॉइंट पॉइंट ये जीरो से स्टार्ट हुआ, ये देखो ये है ओरिजिन जीरो से स्टार्ट हुआ और ये पॉइंट डी पे रुक गया। ठीक है, ये पॉइंट डी पे रुका, तो ये पॉइंट फ्रॉम जीरो टू डी या फ्रॉम ओरिजिन टू डी, ये एक क्या दिखाता है, ये कंप्लीट साइकिल दिखाता है। ठीक है, जहां से वो शुरू हो रहा है और जहां पर वो खत्म हो रहा है वो सेम पॉइंट होना चाहिए, खत्म हो रहा है। और ऐसा नहीं कि अच्छा आप बोलेंगे ये पॉइंट भी तो सेम जगह हो रहा है, नहीं, देखो इसके बाद वो नेगेटिव पे जा रहा है ना, वो नेगेटिव पे जा रहा है। तो ये होता है जब वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों कवर कर रहा है। ठीक है, कोई भी अगर वेव मान लो एक एम्पलीट्यूड जाएगा तो वो एक साइनोसीडियल फॉर्म जाएगा, तो वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों कवर करके जो जो जिस पॉइंट पर शुरू हुआ उसी पॉइंट पर अगर वो खत्म करता है तो वो मेरा कंप्लीट साइकिल। या तो इसको ऐसे समझ लो, या समझ लो ये डिस्टेंस बिटवीन टू पीक्स, दोनों पीक का जो अंतर है, उनमें से जो डिस्टेंस है, दोनों पीक मतलब यहाँ पर कौन सा, देखो यहाँ पर ये एक पीक है और इधर एक पीक है, तो इन दोनों के बीच में ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस मेरा होगा, ये हो जाएगा मेरा कंप्लीट साइकिल। ठीक है, ये डिस्टेंस का ये जो लेंथ होगा वो ही होगा लेंथ का एक कंप्लीट साइकिल का। कैसे, देखो अगर मान लो ये दोनों डिस्टेंस ले रहे हैं, ठीक है, पहले क्या था, पहले ये था, ये पॉइंट था, इधर पॉइंट था और ये वाला था, तो ये पॉइंट आ रहा पूरा और ये पॉइंट भी आ रहा है पूरा। अब देखो अगर दोनों मतलब जो अगर पीक जो ले लेते हैं, तो इसका तो ये पॉइंट आ गया, इसका पूरा आ गया, और इसका क्या हुआ, इसका भी ये आधा आ गया, तो इसका आधा और इसका आधा मिला के ये भी एक वेव बन जाएगा। ठीक ना, तो द कंप्लीट साइकिल किसको कहते हैं, कंप्लीट साइकिल इज अ डिस्टेंस बिटवीन टू पीक्स और टू ट्रफ्स। ट्रफ्स कौन सा है, ये नीचे वाला होता है। जैसे मान लो ये दोबारा अगर यहाँ आके ये अगर ऐसे गया तो ये वाला हो जाएगा, इसका जो दोनों के बीच में जो डिफरेंस होगा वो मेरा होगा ट्रफ। ठीक है, वो मेरा होगा ट्रफ। तो अगर आपको देखने जाए तो ये पीक क्या है, जो अपर पॉइंट, हाँ अपर पॉइंट जो पॉजिटिव सेक्शन में वो हो जाएगा पीक, और जो नेगेटिव सेक्शन में है वो हो मेरा ट्रफ। डिस्टेंस बिटवीन टू पीक और टू ट्रफ्स इज कॉल्ड अ कंप्लीट साइकिल। और ये जो डिस्टेंस है, ठीक है, ये डिस्टेंस है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलेंगे वेव लेंथ। तो एक कंप्लीट साइकिल क्या होता है, कोई भी वेव का अगर वेव लेंथ अगर हमें पता हो तो वो जो वेव फॉर्म हो रहा है उस वेव लेंथ में वो हो जाएगा मेरा एक साइकिल। ओके, तो वो मेरा बनेगा एक साइकिल। अब देखते हैं टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड देखो, ये जो वेव पूरा साइकिल खत्म करने में कितना टाइम ले रहा है वो मेरा हो जाएगा मेरा टाइम पीरियड। ये देखो वेव जा रहा है ना, ये वेव एक साइकिल कंप्लीट करने में वो कितना टाइम लिया, एक साइकिल कंप्लीट करने में वो कितना टाइम लिया, वो हो जाएगा मेरा टाइम पीरियड। ठीक, तो द टाइम टेकन बाय द वेव टू कंप्लीट वन साइकिल इज नोन एज टाइम पीरियड। वन साइकिल जब वो कंप्लीट करेगा वो बोलेगा मेरा टाइम पीरियड। जैसे देखो यहां पर ए टू ई ये मेरा हो जाएगा एक कंप्लीट वेव। ये देखो ये पूरा का पूरा पार्ट अगर आपको दिखाई दे रहा है, ये पूरा पार्ट, ये एक पार्ट और ये एक पार्ट, ये दोनों देखो मिला के क्या हो जाएगा, मेरा कंप्लीट वेव बन रहा है, ये कंप्लीट वेव बन रहा है। तो ये जो टाइम ले रहा है, ये जो टोटल वेव फ्रॉम ए टू ई जाने में, टू जो कंप्लीट साइकिल करने में, तो वो जो टोटल टाइम वो ले रहा है वो हो जाएगा मेरा टाइम पीरियड। जिसमें से देखो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या है, टी इज इक्वल्स टू 2 पाई बाई ओमेगा, टी इज इक्वल्स टू 2 पाई बाई ओमेगा। और ये ओमेगा क्या है, ये मेरा एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ठीक, ये क्या है मेरा एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं व्हाट इज फ्रीक्वेंसी। तो देखो नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम इज टर्म्ड एज फ्रीक्वेंसी। यहाँ पर देखो नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट, तो
तो इसका मतलब क्या है, देखो इनमें से बहुत सारा ऐसा वेव होगा। ये तो एक वेव का मैंने जस्ट एक एग्जांपल दिया। तो ऐसे तो बहुत वेव होंगे ना। मान लो यहाँ पर एक चीज़ है, ठीक है, यहाँ पर मान लो कोई भी एक फ्रीक्वेंसी, एक जो ऑक्सीलेटर है या कुछ भी हो, जो फ्रीक्वेंसी क्या करता है, फ्रीक्वेंसी वो भेजता है। तो ऐसे देखो कम बहुत सारे वेव होंगे। कोई ऐसा होगा, कोई ऐसे होगा, ठीक है, कोई ऐसे होगा दोबारा, तो ऐसा बहुत सारा वेव होगा। तो जो नंबर ऑफ वेव्स, जितने वेव्स उस पॉइंट को पास कर रहा है इन अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, एक ही मतलब उस टाइम में कितने सारे वेव्स उस पॉइंट को पास कर रहे हैं, वो होता है मेरा फ्रीक्वेंसी। ठीक है, आई होप इट्स क्लियर। नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट, उस पॉइंट को कितने सारे वेव्स पास कर रहे हैं इन अ सर्टेन टाइम पीरियड, वो होता है मेरा फ्रीक्वेंसी। ओके, वो होता है मेरा फ्रीक्वेंसी। अब देखो फ्रीक्वेंसी का एक और होता है 1 बाय टाइम पीरियड। अगर जितना टाइम लगा, ठीक है, उसको अगर मतलब ये जो टाइम पीरियड मुझे यहाँ पर मिला कि एक वेव कंप्लीट होने में जो मेरा टाइम लगता है, उसको अगर हम क्या करेंगे 1 बाय टाइम पीरियड कर देंगे, तो वो मेरा हो जाएगा फ्रीक्वेंसी। मतलब उतना फ्रीक्वेंसी, उतना वेव्स, ठीक है, वो पास किया, उतना वेव्स वो पास किया एट अ सर्टेन पॉइंट को, ठीक है, उतना वेव्स वो पास किया सर्टेन पॉइंट को, तो वो मेरा हो जाएगा फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को हम लोग ऑलवेज लिखते हैं हर्ट्स में, ठीक है, HZ हर्ट्स। ठीक, अगर फ्रीक्वेंसी अगर ऐसा अगर देखा जाए तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, ओमेगा बाई 2 पाई। ठीक है, फ्रीक्वेंसी का एक और जो मेरा फॉर्मूला होता है, वो मेरा होता है ओमेगा बाई 2 पाई। ठीक है, एक और फॉर्मूला होगा, ये हो जाएगा मेरा ओमेगा बाई 2 पाई। ठीक, आई होप इट्स क्लियर। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब आते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेव फॉर्म फेज इज टर्म्ड एज एंगुलर फ्रीक्वेंसी। जो वेव फॉर्म फेज वो चेंज हो रहा है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेव फॉर्म फेज वो हो जाएगा मेरा एंगुलर फ्रीक्वेंसी। वेव फॉर्म फेज में जो रेट ऑफ चेंजेस आ रहा है, वो हो जाएगा मेरा एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ठीक, इट इज ऑल्सो द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को भी दर्शाता है, सेम चीज है। ठीक है, अगर मान लो थीटा का रेट ऑफ चेंज ऑफ वेव फॉर्म हो, तो डी थीटा बाई डी टी वही हो जाएगा मेरा एंगुलर वेलोसिटी या एंगुलर फ्रीक्वेंसी, सेम चीज। ठीक, अब देखो द ओमेगा इज इक्वल्स टू क्या है मेरा, ओमेगा इज इक्वल्स टू यहाँ पर है मेरा एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, एफ यहाँ पर है फ्रीक्वेंसी या स्मॉल एफ, ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई स्मॉल एफ, दैट इज फ्रीक्वेंसी, और ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई बाई टी, वेयर टी इज अ टाइम पीरियड। ठीक है, दे आर इंटरलिंक्ड टुवर्ड्स ईच अदर। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब आते हैं फेज पे। व्हाट इज फेज? फेज इज द फ्रैक्शन ऑफ टाइम पीरियड ऑफ सर्कल थ्रू विच द वेव इज पासिंग। इज अ फ्रैक्शन ऑफ टाइम पीरियड ऑफ सर्कल। मान देखो, अगर मान लो ये वेव यहां से स्टार्ट हो रहा, यहां से तो ये स्टार्ट हो रहा है, तो ये यहां पर जो गया, मतलब जो पीक पे गया, मान लो ये पीक कितना है, ये मान लो ए है। ठीक है, ये मान लो पॉजिटिव ए है, एम्पलीट्यूड पॉजिटिव ए एम्पलीट्यूड, ये मेरा नेगेटिव ए एम्पलीट्यूड। ये पीक पे गया, तो जब ये पीक पे पहुंचेगा, ये कितना टाइम लिया देखो, T/4। मतलब अगर 1 मिनट अगर लेता है, 1 मिनट अगर होता है, तो उसका 1/4 मतलब 15 सेकंड में वो पहुंच गया पीक पे। फिर देखो उस पीक से वो जीरो पे आया। ठीक है, वो जीरो पे आया, ये कितना कितना टाइम सेकंड में आएगा, टाइम फ्रेम में आएगा उसका ठीक 15 सेकंड बाद, क्योंकि 15 सेकंड वो पीक पे पहुंच रहा है, तो 15 सेकंड बाद को उसको फिर जीरो पे आना है, तो वो मेरा हो जाएगा T/2। फिर 15 सेकंड बाद देखो, मतलब 45 सेकंड्स में वो कहाँ गया, नेगेटिव नेगेटिव पे चल गया, नेगेटिव पीक पे चल गया, नेगेटिव पीक पे चल गया। तो उसके बाद फिर 15 सेकंड में उसको कहाँ आना है, फिर जीरो आना है। तो ये मेरा हो जा रहा है फेज। फेज इज अ फ्रैक्शन ऑफ टाइम पीरियड, कोई एक टाइम पीरियड का फ्रैक्शन, ठीक है, ऑफ साइकिल थ्रू विच द वेव इज पासिंग। अब इसी देखो अगर बोला टाइम पीरियड का फ्रैक्शन, ठीक है, तो ये वाला कौन सा फेज है, ये मान लो ये तो जीरो है, ये क्या होगा, ये मेरा होगा π/2, ये मेरा होगा π/2, ये मेरा होगा पाई। ठीक है, ये मेरा होगा 3π/2, इधर होगा 3π/2, ये मेरा होगा 2 पाई। ठीक है, ये मेरा होगा 2 पाई। अब देखो तो फेज मेरा क्या हो रहा है यहाँ पर, फेज यहाँ पर पहले हो रहा है जो π/2, फिर हो गया पाई, फिर हो गया 3π/2, फिर होगा 2 पाई। तो ये जो फ्रैक्शन में वो जो टूटा है ना, वो होता है मेरा फेज। ठीक है, वो होता है मेरा फेज। अब देखो जब ये जीरो फेज पे था, ठीक है, ये जब देखो जीरो फेज है, ये यहाँ पर है, ये वाला जो मेरा ग्रीन में देखो जा रहा है, ये जो ग्रीन में जा रहा है ये देखो यहाँ पर है, इस समय
टाइम क्या है, टाइम है मेरा 0। तो देखो 0 पे वो 0 है, ठीक है। लेकिन लेकिन ये जो कोसाइन का जो ये जो देख रहा है, ये जो कोसाइन, ठीक है, ये कोसाइन का है, ये वाला कहाँ है, ये ऑलरेडी वो 90 पे है, मतलब मैक्सिमम पे है। तो मैं अगर इसको अगर अगर मैं इसको मान लो, मैं इसको यहाँ पर क्या करता हूँ और एक्सटेंड करता हूँ, मैं इसको यहाँ पर और एक्सटेंड करता हूँ, तो ये यहाँ पर आएगा, तो ये यहाँ पर आया, एक्सटेंड किया मैंने। तो देखो जब इसको मैं यहाँ पर एक्सटेंड कर रहा हूँ तो यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि ये तो टाइम पीरियड 0 पे था, ये टाइम पीरियड 0 पे था, लेकिन टाइम पीरियड 0 पे देखो ये वाला कहाँ है, ये वाला बहुत पीछे है। अगर हम टाइम फ्रेम को थोड़ा पीछे करेंगे तो ये पीछे है, किससे, इससे पीछे, कितना पीछे है, तो इससे देखो π/2 पीछे है, π/2। कैसे π/2, जब ये यहां पहुंचेगा, ठीक है, जब ये यहां पहुंचेगा तब ये यहां आएगा, समझ रहे हो। तो ये π/2 पीछे है, π/2 पीछे है ये। तो इस ये होता है मेरा फेज डिफरेंस, कौन कितना आगे है, कौन सा वेव कितना आगे है, कौन सा वेव कितना पीछे है, ये हमें दिखाता है, ये हमें डिफरेंशिएट जो कराता है वो होता है मेरा फेज डिफरेंस, ठीक है। वो क्या होता है मेरा फेज डिफरेंस। तो मैं यहां पर बोल सकता हूं ये π/2 है मेरा फेज डिफरेंस, किन दोनों में, ये एक साइन के ग्राफ में और ये कॉस के ग्राफ में। अगर ये चीज देखा जाए साइन ओमेगा टी माइनस π/2, ठीक है, तो अल्टीमेटली ये कॉस ही होगा ना, π/2 माइनस ओमेगा टी। वो क्या होता है, कोई π/2 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, तो अल्टीमेटली ये कोसाइन ही होगा। लेकिन ये वाला आगे क्यों है, देखो ये वाला पीछे है, क्योंकि ये जब वो टाइम फ्रेम को पीछे जा रहा है तब वो यहाँ पर 0 बन रहा है, ठीक है। टाइम फ्रेम को जब वो पीछे जा रहा है तब ये पॉइंट, ये मान लो m पॉइंट है, तब मेरा पीछे हो रहा है। तो ऑब्वियसली टाइम फ्रेम जब 0 होगा तो वो आगे रहेगा, ठीक है। वो कहाँ रहेगा, वो आगे रहेगा, वो 90 पे रहेगा। तो अगर हम 0 को ही अगर मान लो हम टाइम फ्रेम अगर मान लेते हैं तो ये a साइन ओमेगा टी माइनस π/2 हो जाएगा। तो π/2 वो पीछे चल रहा है, ठीक है, π/2 वो पीछे चल रहा है, यही हम लिख सकते हैं। चलो, तो फेज डिफरेंस क्या है, देखो फेज डिफरेंस इज द फेज डिफरेंस इज द डिफरेंस ऑफ फेज एंगल ऑफ टू वेव्स। दो वेव्स का अंदर जो फेज मेरा बन रहा है, जो मेरा डिफरेंस हो रहा है, वो हो जाएगा फेज डिफरेंस, ठीक है। और फेज अगर पूछे फेज क्या है, जो फ्रैक्शन ऑफ टाइम पीरियड ऑफ अ सर्कल, ठीक है, विच द वेव इज पासिंग, जो टाइम पीरियड का फ्रैक्शन में जो वेव पास हो रहा है ऑफ वन साइकिल, वो होता है मेरा फेज। ओके, अब आते हैं इक्वेशन पे। देखो इस यहां पर देखो, यहां पर डायग्राम के ऊपर देखो, ये जो डायग्राम दिखाई दे रहा है, ये है मेरा मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। जब ये ऊपर की तरफ जाएगा ये मेरा होगा मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, ये क्या होगा मेरा मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, ठीक। और धीरे धीरे क्योंकि साइनोसोइडल है तो एसी कनेक्टर में जैसे वो पावर देगा वो धीरे धीरे पावर तो कम भी करेगा, ठीक है। साइनोसोइडल ये है, तो एसी में पावर कम हो रहा है, कम होते होते यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर हो गया मेरा 0, ठीक है, ये पॉइंट में हो गया 0, फिर कम होगा, नेगेटिव में जाएगा। अब नेगेटिव में जब ये वाला जाएगा, ये इस पॉइंट पे ये मेरा हो जाएगा मिनिमम एम्पलीट्यूड, मिनिमम एम्पलीट्यूड, ठीक है, मिनिमम एम्पलीट्यूड। तो ये है मेरा एक्चुअल ग्राफ क्या, वेव इक्वेशन, उस वेव का इक्वेशन है ये, ठीक है। वेव का इक्वेशन ये हो जाएगा फिर मेरा वेव का इक्वेशन, क्योंकि हमको इक्वेशन बनाना है, इसको तो हम ऐसा लिख नहीं सकते बार बार टाइम पीरियड दिखाओ के फेज दिखाओ, तो इसको हमें इक्वेशन में लाना है। और इक्वेशन कैसे आएगा, ये इक्वेशन आएगा इससे, x इज इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस 5। अब ए क्या है, ए है मेरा एम्पलीट्यूड, या तो मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा, या ए इनमें से कुछ भी हो सकता है। यहां पर भी ए है, ठीक है, इधर भी ए है, तो ए मेरा कुछ भी है, लेकिन ए हम क्या मानेंगे, मैक्सिमम। ए क्यों मैक्सिमम मानना है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ए हो जाएगा, ठीक। अब देखो साइन ओमेगा टी, साइन क्या है मेरा, साइन है मेरा यहाँ पर इस वेव का वेव फॉर्म। अगर ये वेव यहां से शुरू होता, अगर ये वेव मान लो यहां से शुरू होता,
तो तो ये वेव क्या होता है मेरा, अगर मान लो यहां से शुरू होता तो ये वेव हो जाता है मेरा कोसाइन, ठीक है, ये वेव मेरा हो जाता कोसाइन, बिल्कुल ये वेव मेरा होता कोसाइन, अगर मान लो यहां से शुरू होता, ठीक है, ये वेव होता मेरा कोसाइन। तो ये मेरा ये साइन हो गया, साइन को कहाँ कैसे करेंगे, वो 0 से स्टार्ट होगा, कॉस होगा वो क्या होगा 1 से स्टार्ट होगा या मैक्सिमम से स्टार्ट होगा मान लो, ठीक है। आप देखो फाई क्या है मेरा, फाई है मेरा फेज डिफरेंस, ओमेगा क्या है, ओमेगा मेरा एंगुलर फ्रीक्वेंसी, टी क्या है, टी है मेरा टाइम। तो इन सब को मिला के ये हो जाता है मेरा इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ अ वेव, ठीक है, इक्वेशन ऑफ अ वेव। अगर मान लो ये है मेरा इक्वेशन ऑफ अ वेव और ये क्या है, ये एक्चुअली है डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ऑफ अ वेव, डिस्प्लेसमेंट। अगर टाइम के हिसाब से जहां पर भी टाइम हम पुट करेंगे 0, 0.1, 0.2, तो ये ग्राफ को फॉलो करेगा, ये जो ग्राफ है इस ग्राफ को ये फॉलो करेगा, ठीक है, इस ग्राफ को ये फॉलो करेगा। ओके, अगर मान लो यहां पर हम कर देते हैं dx बाय dt, x क्या है, x है मेरा ये dx बाय dt, तो वो मेरा क्या हो जाएगा, वो मेरा हो जाएगा वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ वेव इक्वेशन। अगर उसको फर्दर हम क्या किए हैं, डिफरेंशिएट कर रहे हैं d2x बाई dt स्क्वायर, तो वो मेरा हो जाएगा एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन ऑफ द वेव इक्वेशन। तो हमें क्या मिलेगा, dx बाई dt करने से वेलोसिटी मिलेगा और d2x बाई dt स्क्वायर करने से हमें क्या मिलेगा, एक्सीलरेशन मिलेगा। इतना दूर कोई प्रॉब्लम, ये अलग सा है, इसको उतना जानने की भी कोई जरूरत नहीं है, ये अलग है, ठीक है, जस्ट एक सिंपल नोट। आपको ये समझ में आया, ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पे। अब आता है एवरेज वैल्यू। एवरेज वैल्यू क्या है, तो एवरेज वैल्यू है जब हाफ द सर्कल में, ठीक है, हाफ द सर्कल में द एवरेज वैल्यू ऑफ साइनोसॉइडल फ्यू वेव इज द वैल्यू ऑफ हाफ द सर्कल। हाफ द सर्कल का वैल्यू क्या है, वो है हमारा एवरेज वैल्यू। अब हाफ द सर्कल मतलब, हाफ द सर्कल मतलब सिर्फ ये पार्ट, हाफ द सर्कल मतलब सिर्फ ये पार्ट, ये पार्ट, ठीक है, हाफ द सर्कल मतलब ये पार्ट, ये है हमारा एवरेज वैल्यू। इस पार्ट का जब हम वैल्यू निकालेंगे वो हो जाएगा हमारा एवरेज वैल्यू। अब देखो वो वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो वी एवरेज, वी एवरेज इज इक्वल टू 1 बाई पाई इंटीग्रेशन 0 टू पाई। ये देखो ये वाला है 0, ये वाला है पाई बाई 2, ये वाला है पाई, तो फ्रॉम 0 टू पाई जा रहे हैं हम लोग। वी एम साइन थीटा डी थीटा, वी एम साइन थीटा डी थीटा, ठीक है। वी है कोई भी मान लो उसका जो वैल्यू, वी एम है उसका वैल्यू, जो मैक्सिमम वैल्यू हो सकता है वी एम का, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मान लो, ठीक है, जो मैक्सिमम वैल्यू है वो है हमारा वी एम, तो साइन थीटा डी थीटा। अब इसको जैसे हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 2vm बाई पाई, क्या मिलेगा हमें 2vm बाई पाई। जैसे देखो इसको इंटीग्रेट करेंगे हमें मिलेगा 2vm बाई पाई, तो ये है मेरा एवरेज वैल्यू। अब ये 2vm बाई पाई अगर हम इसको क्या करेंगे, इसको अगर हम पाई को अगर हम लिखते 3.14, ठीक है, 3.14 या 22/7, तो 0.67 इंटू वी एम आएगा, 0.67 इंटू वी एम आएगा। और वी एम क्या है, वी एम है मेरा मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, वी एम क्या है मेरा मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। अब आते हैं आरएमएस, ठीक है, आरएमएस पे। आरएमएस वैल्यू क्या होगा, तो एक चीज देखो, आरएमएस इज कंसिडर फॉर कंप्लीट साइकिल। एवरेज जो होता है वो सिंगल साइकिल के लिए होता है, पर आरएमएस क्या होता है, आरएमएस कंप्लीट साइकिल के लिए होता है, ठीक है, आरएमएस कंप्लीट साइकिल के लिए होता है, रूट मीन स्क्वायर। तो यहाँ पर अगर आरएमएस कंप्लीट साइकिल के लिए किए, ठीक है, तो आई एम है, आई एम मैक्सिमम, आई तो आई एम होगा मैक्सिमम, तो आई एम साइन स्क्वायर थीटा, देखो आई एम साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 पाई इंटू डी थीटा, इसका टोटल में रूट, यही है फॉर्मूला आई आर एम एस का, यही है फॉर्मूला रूट मीन स्क्वायर, ठीक है। रूट मीन स्क्वायर मतलब देखो, एक तो देखो रूट में लेना है, इसको अगर याद रखना हो देखो रूट में लेना है, ठीक, पहला बात। अब मीन का मतलब, तो एवरेज, एवरेज यहाँ पर बोला गया फुल में लेना है, मतलब पूरा सर्कल, तो देखो तो वो हो जाएगा मेरा 2 पाई, ठीक है, और स्क्वायर जो भी मेरा आई का जो वैल्यू है, आई इज इक्वल्स टू आई का मान लो ये जो आई यहाँ पर आपको मिलेगा, तो आई इज इक्वल्स टू क्या होगा, आई एम साइन थीटा, आई इज इक्वल्स टू आई एम साइन थीटा, आई इज इक्वल्स टू आई एम साइन थीटा। तो जैसे देखो
आई एम साइन थीटा को मैं आई को वहाँ पर पुट किया तो वो आई एम साइन थीटा होल स्क्वायर आ गया, तो वही मेरा क्या होता है, रूट मीन स्क्वायर। आई होप आपको ये फॉर्मूला समझ में आया है। फिर देखो आई एम स्क्वायर, क्योंकि वो मैक्सिमम है तो वो मेरा बाहर चल गया, मैक्सिमम तो मेरा कभी भी डिफरेंशिएट नहीं होता तो वो मेरा बाहर चल जाएगा, तो आई एम स्क्वायर। नीचे का देखो 2 पाई, तो 2 पाई रहा। अब देखो ऊपर में मेरा है कितना, साइन स्क्वायर। तो अगर साइन स्क्वायर रहेगा तो साइन स्क्वायर तो मेरा क्या होता है, क्या इंटीग्रेशन होता है, नहीं होता है, साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं होता है, साइन का होता है या कॉस का होता है। तो उसको पहले साइन में कन्वर्ट करना होगा या कॉस में कन्वर्ट करना होगा। तो मैंने क्या किया, 2 से इंटू कर दिया न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में भी सेम। देखो 2 साइन स्क्वायर थीटा आ गया। अब उस 2 साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग कहाँ पर कैसे चेंज कर सकते हैं, 1 माइनस कॉस 2 थीटा में। अब 1 माइनस कॉस थीटा को जैसे हम लोग इंटीग्रेट करेंगे हमें क्या मिलेगा, हमें ये एक वैल्यू मिलेगा आई एम बाई रूट टू। ठीक है, आई एम बाई रूट टू। तो 1/√2 का वैल्यू होता है 0.707 इंटू आई एम चल गया। तो ये है मेरा रूट मीन स्क्वायर का वैल्यू। अगर कभी भी पेपर में आया रूट मीन स्क्वायर, ठीक है, कैसे निकालते हैं, तो ये वाला ऐसे निकालते हैं। और अगर सीधा का सीधा क्वेश्चन आ जाए कि रूट मीन स्क्वायर, मतलब कोई भी आपको इक्वेशन दे दे और आपको बोले कि रूट मीन स्क्वायर निकालो, तो बिल्कुल इससे निकल जाएगा। मान लो जैसे कि एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, देखो एग्जाम्पल मान लो ऐसे है, x इक्वल्स टू 20 साइन 200t प्लस मान लो ये है π/2, मान लो है ये π/2। ठीक, अब इसमें, ठीक है, इसमें देखो ये है मान लो π/2। अब देखो ये 20 है, 20 मेरा क्या है, यही तो है मेरा मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, यही तो है मेरा मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। तो यहाँ पर आई एम की जगह हम क्या लेंगे, 20 ले लेंगे। और अगर रूट मीन स्क्वायर पूछा तो 20/√2 वही मेरा होगा आंसर। अच्छा, यहाँ पर अगर ओमेगा चाहिए तो ये है मेरा ओमेगा इज इक्वल्स टू 200। ठीक है, टी का जिस टी का वैल्यू मुझे चाहिए होगा वो टी का वैल्यू मुझे दे देगा और इसके लिए एक्स का वैल्यू मुझे मिल जाएगा। ठीक है, और ये क्या है, फाई, ये है फाई मेरा है π/2। फेज डिफरेंस कितना है मेरा, π/2। जहाँ जहाँ आपको फेज डिफरेंस लगेगा वहाँ वहाँ आपको ये काम में आएगा। जैसे मान लो ये यहाँ पर मान लो अगर पावर पूछा गया, मान लो ऐसे पावर पूछा गया तो यहाँ पर फाई क्या है मेरा, फेज डिफरेंस। तो cos π/2 अगर आता है यहाँ पर तो cos π/2 क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो पावर यहाँ पर क्या होगा, 0 होगा। समझ में आया? आई होप इट्स क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, जब कभी भी अगर आपको ऐसे कोई प्रॉब्लम्स मिले तो हमेशा क्या करना, हमेशा कंपेयर करना। ठीक है, एक गिवन इक्वेशन से इस गिवन इक्वेशन से कंपेयर करना। आपको जो भी वैल्यू है वो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा मेरा एम्पलीट्यूड है, कौन सा मेरा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, कौन सा मेरा फेज है, सब समझ में आ जाएगा। हमेशा कंपेयर करो। ठीक, चलो नेक्स्ट देखते हैं। डिफाइन फॉर्म फैक्टर एंड डिफाइन पीक फैक्टर और फॉर्म फैक्टर को डिफाइन करने बोला। तो देखो फॉर्म फैक्टर क्या है, आरएमएस वैल्यू टू एवरेज वैल्यू। जो भी आरएमएस वैल्यू होगा और जो मेरा एवरेज वैल्यू होगा उसका रेशियो, आरएमएस टू एवरेज, ये हमेशा याद रखना, आरएमएस टू एवरेज फॉर्म फैक्टर। ठीक है, फॉर्म फैक्टर में आरएमएस टू एवरेज होगा। ठीक है, फॉर्म अगर देखा जाए तो मान लो फॉर्म किस में है, रोहित शर्मा में है, तो रोहित पहले ऊपर में बैटिंग करेगा। फॉर्म है ना रोहित शर्मा के पास, क्रिकेट देखते हो ना, रोहित शर्मा के पास फॉर्म है, बिल्कुल है, वर्ल्ड कप जीताएगा, एकदम जीताएगा। तो रोहित शर्मा हमेशा ऊपर रहेगा, तो आरएमएस हमेशा ऊपर रहेगा। और जो एवरेज होंगे, एवरेज जो बन रहेंगे वो क्या होंगे, वो नीचे रहेंगे। ठीक है, वो नीचे रहेंगे। ठीक, अब देखो ये है मेरा फॉर्म फैक्टर। अब आता है पीक फैक्टर। तो पीक फैक्टर में क्या होता है, रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड, ठीक है, टू दी आरएमएस वैल्यू। अब एम्पलीट्यूड का रेशियो होता है टू दी आरएमएस वैल्यू। ठीक है, अब देखो एम्पलीट्यूड को इसको कैसे याद रखना है, देखो फॉर्म फैक्टर में देखो फॉर्म तो है भाई रोहित शर्मा के पास, तो रोहित शर्मा भाई ऊपर रहेगा, जो भी एवरेज है वो नीचे नीचे बैटिंग करने आएगा। अब पीक फैक्टर में देखो पीक में अभी कौन चल रहा है भाई, विराट चल रहा है। पीक में तो विराट चल रहा है, और उसको हम लोग दूसरा भी बोल सकते हैं, मास्टर जूनियर मास्टर ब्लास्टर भी बोल सकते हैं, क्योंकि वो सचिन का रिप्लेसमेंट है कि नहीं, सचिन का रिप्लेसमेंट है। तो देखो जूनियर मास्टर ब्लास्टर भी बोल सकते हैं। तो देखो मास्टर क्या रहा है, ऊपर आ रहा है, मास्टर भाई ऊपर में आ रहा है, पीक में है ना, विराट कोहली तो हमेशा पीक में, तो बहुत बहुत सालों से पीक में ही है। तो मास्टर क्या ऊपर में है, उसके बाद जो फॉर्म है
जो उसके बाद जो फॉर्म आएगा वो उसके बाद आएगा, लेकिन मास्टर ब्लास्टर पहले भाई ऊपर में रहेगा। तो उसीलिए देखो पीक फ्रैक्शन में, पीक फैक्टर में, तो जो मास्टर होगा, ठीक है, आई एम मान लो, आई एम क्या था, मैक्सिमम, ठीक है, तो ये मान लो ये एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड बाय आर एम एस आएगा, ठीक है, एम्पलीट्यूड बाय आर एम एस आएगा। ओके, अब और ये देखो जो भी मान लो ये जो एवरेज जो हो वो भी देखो 2/π IM होता है, और आर एम एस का वैल्यू ये भी मैंने यहाँ पे ऊपर में दिखाया, एवरेज का वैल्यू भी यहाँ पर दिखाया। सेम चीज, जैसे जैसे ही हम लोग क्या करेंगे उसको डिवाइड करेंगे तो फॉर्म फैक्टर मेरा आ जाएगा 1.11 और मेरा पीक फैक्टर आएगा 1.414। ये वैल्यू याद रखने हैं, ठीक है, आपको जो एमसीक्यू है उसमें ये आ सकता है, ठीक है। चलो, और डेफिनेशन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, डेफिनेशन याद रखो। नेक्स्ट देखते हैं, ड्रॉ फेजर डायग्राम ऑफ एल आर सर्किट। एल आर सर्किट का फेजर डायग्राम देखना है, ठीक है। देखो अब ड्रॉ भी करना है, तो ड्रॉ कैसे होगा, देखो ऐसे ड्रॉ होगा, ये मेरा हो जाएगा वोल्टेज V, ये मेरा होगा वोल्टेज, ठीक है, ये मेरा होगा वोल्टेज। अब यहाँ से जाएगा मेरा करंट, मान लो यहाँ से जा रहा है करंट, ठीक है, करंट यहाँ से जाएगा, इधर जाएगा, ठीक है, वापस आ इधर करंट। तो ये है मेरा फेजर डायग्राम ऑफ आरएल सर्किट, ठीक है। अब देखो ये एक्सएल, ये जो एल है ना, ये भी तो कुछ रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा, ठीक है। जो इंडक्टेंस है, ये जो घूम रहा है इंडक्टेंस, ठीक है, तो इंडक्टेंस भी तो कुछ रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा, लेकिन इंडक्टेंस अलग है, रेजिस्टेंस अलग है। तो हम लोग इसको कैसे हम लोग एक साथ लाएंगे, हम लोग तो उसको एक साथ लाना है, वो कैसे लाएंगे, तो एक्स एल जो उसका मान लो जो रेजिस्टेंस है वो मेरा हो जाएगा एल डब्ल्यू। एल क्या है मेरा इंडक्टेंस है, और डब्ल्यू क्या है मेरा, डब्ल्यू मेरा है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो एल डब्ल्यू से हम लोग क्या लाएंगे, रेजिस्टेंस हम लोग लाएंगे, ठीक है। रेजिस्टेंस का वो जो मेरा, जैसे इसका रेजिस्टेंस ओम हो रहा है तो वो उसका रेजिस्टेंस यूनिट में आ जाएगा, ठीक है, इस ताकि ये जो आर स्क्वायर और एल स्क्वायर है इसका एक सेम यूनिट हो, इम्पिडेंस एक सेम यूनिट हो, ठीक है। तो एल और ओमेगा में उसको लाएंगे, तो या तो 2π, या तो यहाँ पर देखो ओमेगा सिंपली दे देगा फ्रॉम द इक्वेशन, मान लो ऐसा इक्वेशन दे दिया हो, कोई भी एक इक्वेशन दिया हो, मान लो x इज इक्वल्स टू 500 साइन 300t, तो ये यहाँ पर 300t ओमेगा दे रहा है, ठीक है। या तो ये देगा, या सीधा का सीधा बोल देगा फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू 50, फ्रीक्वेंसी है 50, तो हमें 2π f से हमें फ्रीक्वेंसी निकालना हो, या तो टाइम पीरियड दे देगा, टाइम पीरियड से हमें ओमेगा निकालना हो, कोई भी एक, कुछ भी एक दे देगा, ठीक है। तो उस हिसाब से हमें इम्पिडेंस निकालना है। अब इम्पिडेंस क्या होता है, रूट अंडर, ठीक है, रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एल ओमेगा स्क्वायर। जो एक्सएल है ना, ये देखो एक्सएल जो है ये पूरा का पूरा एक्सएल का स्क्वायर, और एक्सएल क्या है मेरा एल ओमेगा, ठीक है, पूरा का पूरा स्क्वायर और टोटल का रूट, तो वो मेरा हो जाएगा इम्पिडेंस। जैसे ही इम्पिडेंस निकालेंगे तो मेरा आएगा पावर फैक्टर। अब पावर फैक्टर क्या है देखो, तो cos फाई है मेरा r बाय रूट अंडर इम्पिडेंस, तो रूट अंडर इम्पिडेंस नहीं, सिर्फ इम्पिडेंस, ठीक है, क्योंकि पूरा का पूरा इम्पिडेंस ही तो मेरा रूट अंडर आता है, तो यही मेरा हो जाएगा r बाय इम्पिडेंस z। फॉर्म पावर फैक्टर ही मेरा हो जाएगा r बाय z इम्पिडेंस, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो रहा है, ये मेरा हो रहा है cos फाई। अगर इसको cos से अगर हम क्या करें, cos इनवर्स अगर r बाय z निकाल दे तो मेरा क्या निकल जाएगा, मेरा फेज डिफरेंस निकल जाएगा। फेज डिफरेंस किसका, फेज डिफरेंस होगा आर और एल का, इन दोनों के बीच में क्या कौन सा फेज डिफरेंस आ रहा है वो निकल जाएगा, ठीक है, समझ में आया। चलो अब देखते हैं, अब आते हैं हम लोग पावर पे। तो पावर क्या हो जाएगा मेरा, आई आर एम एस इंटू वी आर एम एस इंटू कॉस फाइव, ठीक है, आई आर एम एस इंटू वी आर एम एस इंटू कॉस फाइव। तो जैसे यहाँ पर देखो आई का एक इक्वेशन आएगा, जैसे यहाँ पर देखो आई का एक इक्वेशन आएगा, मान लो आई इज इक्वल्स टू ये वाला, मान लो आई, ये वाला मान लो कोई भी आई है, ठीक है, ये जो है ये मान लो आई है, ठीक है। जैसे मान लो ये आई का इक्वेशन आया, एक मान लो आई का इक्वेशन आया, ठीक वैसे यहाँ पर एक वी का इक्वेशन आएगा, वी इज इक्वल्स टू मान लो वी एम, वी मैक्सिमम साइन 200t, ऐसा कुछ आया, मान लो ये एग्जाम्पल्स है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर आई आर एम एस निकाल सकते हैं, इस तरह से हम लोग वी आर एम एस भी हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है।
वो क्या हो जाएगा, आर एम एस है, ठीक है। तो आर एम एस बाई रूट टू आएगा, है कि नहीं। आर एम एस क्या हो जाएगा, वी एम बाई रूट टू। यहाँ पर पढ़ा था देखो, आर एम एस क्या क्या है, आई एम बाई रूट टू। तो यहाँ पर वी आर एम एस क्या होगा, वी एम बाई रूट टू। आई आर एम एस क्या होगा, आई एम बाई रूट टू इंटू कॉस फाइव, यही होगा ना। देखो आई एम बाई रूट टू, ये वाला होगा वी एम बाई रूट टू, ठीक है। वी एम बाई रूट टू, इसको मिटा देते हैं यहाँ पर, हाँ वी एम बाई रूट टू, ठीक। वी एम बाई रूट टू इंटू कॉस फाइव, यही होगा, यही होगा पावर। क्लियर सबके लिए, कोई दिक्कत की बात। चलो आप देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या होगा देखो, नेक्स्ट मेरा है ड्रॉ अ फेजर डायग्राम ऑफ आरसी सर्किट। अब आरसी सर्किट में हुआ, जैसे यहां पर आई था, आई इज इक्वल्स टू मान लो था यहां पर 200 साइन 20t, सिमिलर मान लो यहाँ पर v है, मान लो v है यहाँ पर 500 साइन 40t, ठीक है। यह है i, यह है i का, यह है v का, ठीक। अब देखो xc सिमिलर, देखो xc वहां पर xl था, यहाँ पर xc है। तो xc का कैपेसिटेंस है, उसको हमें क्या करना है, उसको पहले हमें रेजिस्टेंस में कन्वर्ट करना है, क्योंकि हमें चाहिए इम्पीडेंस, इम्पीडेंस चाहिए हमें। तो उसको तो रेजिस्टेंस में लाना होगा, उसका एक तो यूनिट पे लाना, सेम यूनिट पे लाना होगा। तो सेम यूनिट पे कैसे लाएंगे, 1/c ओमेगा से, ठीक है। xc हो जाएगा मेरा 1/c ओमेगा, 1/c ओमेगा आया। अब वही 1/c ओमेगा को जैसे हम लोग रूट करेंगे आर स्क्वायर प्लस 1/c ओमेगा होल स्क्वायर, तो मेरा क्या वैल्यू आएगा, मेरा मेरा आएगा इम्पीडेंस का वैल्यू। ओके, इम्पीडेंस का वैल्यू आ गया। अब सिमिलर वे से पावर फैक्टर क्या होगा, देखो पावर फैक्टर कॉस थीटा इज इक्वल्स टू आर बाई इम्पीडेंस, यही मेरा होगा आर बाई जेड। और जेड क्या है, जेड है मेरा ये। तो हाँ इसमें देखो मेरा जो फॉर्मूला है वो सेम है, फॉर्मूला में कोई गलती मतलब कोई भी चेंजेस नहीं है। चेंजेस कहाँ है, इम्पीडेंस में चेंज है। अगर तुमने ये इम्पीडेंस समझ लिया या इम्पीडेंस को तुमने याद रख लिया, तो बाकी बाकी के बारे बाकी फॉर्मूला सब तो सेम ही है। पावर फैक्टर क्या है, कॉस फाई है, कॉस फाई क्या क्या आएगा, आर बाई इम्पीडेंस, कॉस फाई आएगा आर बाई इम्पीडेंस। पावर क्या आएगा मेरा, पावर मेरा आएगा आई आर एम एस वी आर एम एस इंटू पावर फैक्टर, ठीक है। आई आर एम एस वी आर एम एस इंटू पावर फैक्टर, अगर देखा जाए तो आई इंटू वी बाई टू इंटू पावर फैक्टर, यही आएगा। रूट टू इंटू रूट टू क्या आएगा, टू ही होगा। तो आई वी बाई टू इंटू पावर फैक्टर। तो हमें क्या याद रखना है, हमें याद रखना है इम्पीडेंस। इम्पीडेंस में भी क्या याद रखना है, एक तो आर स्क्वायर है ही, ये आर स्क्वायर ये तो कॉमन है। और दूसरा चीज क्या है, वो एक में है सी और एक में है एल। सी जैसे ही सी आएगा तो हम लोग लिखेंगे, सी को हम लोग नीचे रखेंगे। सी से बहुत कुछ वर्ड बनता है, ठीक है। सी से बहुत कुछ वर्ड बनता है जो बहुत नीच नीच है, ठीक है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो सी से जो वर्ड बनता है वो बहुत नीचे है। तो हमेशा सी और ओमेगा कहाँ आएगा, नीचे आएगा, ठीक है। ये बात याद रखो। तो वो 1/c ओमेगा आएगा, और एल है वो ऊपर जाएगा, ठीक है। एल वो उसको कोई याद रखने का जरूरत नहीं, वो हमेशा ऊपर ही जाएगा, ठीक है। एल को हमेशा ऊपर जाना है और सी को हमेशा नीचे रहना है, ठीक। अब आपका माइंड है, जो भी आप समझना है समझ लो। चलो नेक्स्ट देखते हैं, ड्राइंग द फेजर डायग्राम ऑफ एल आर सी सर्किट। अब एल आर सी है, तीनों में है। जब तीनों में होगा तो ये तो मेरा आर रहेगा। एल को क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पर, एल को एल ओमेगा जाएगा, क्योंकि आर का सेम मुझे यूनिट में सेम चाहिए। आप सी को क्या लिखेंगे, सी मेरा जाएगा 1/c ओमेगा, ठीक है। आप देखो 1/c ओमेगा एक है 1/c ओमेगा, एक है आर और एक है एल ओमेगा। अगर इम्पेडेंस चाहिए, ठीक है, अगर इम्पेडेंस चाहिए तो इम्पेडेंस देखो, इम्पेडेंस जेड क्या होगा मेरा, आर स्क्वायर एल ओमेगा माइनस 1/c ओमेगा होल स्क्वायर, एल ओमेगा माइनस सी 1/c ओमेगा होल स्क्वायर। अब अगर तुम यहाँ पर 1/c ओमेगा माइनस एल ओमेगा भी ले लेते हो ना, कोई भी मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, मेरा आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। एल ओमेगा माइनस 1/c ओमेगा होल स्क्वायर, या तो इसको रट्टा मार लो या कोई भी डिफरेंस ले लो, मुझे आंसर सेम ही आएगा। क्यों आंसर सेम आएगा, क्योंकि ऊपर में स्क्वायर है। अगर मेरा नेगेटिव वे वैल्यू आता है तो स्क्वायर करने से वो पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगा। तो यहाँ पर या तो माइनस हो, कौन से में माइनस हो रहा है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, हाँ प्लस नहीं होना चाहिए, हाँ
वो प्लस नहीं होना चाहिए। तुम कहीं पर भी माइनस ले लो, एल ओमेगा माइनस 1/c ओमेगा भी माइनस ले सकते हो, 1/c ओमेगा माइनस एल ओमेगा भी माइनस ले सकते हो, कुछ भी माइनस ले सकते हो, लेकिन वहां पर प्लस नहीं होना चाहिए बस। ठीक, तो इसका आ गया होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा मेरा इम्पिडेंस। तो यहाँ पर मुझे इम्पिडेंस ही याद रखना है, ये हमेशा इम्पिडेंस। देखो पावर फैक्टर क्या आएगा, वही देखो सिर्फ सेम फॉर्मूला कॉस पाई। कॉस पाई मेरा क्या आ रहा है, आर बाई इम्पिडेंस, आर बाई जेड। ठीक है, और पावर क्या आएगा मेरा, देखो आई आर एम एस वी आर एम एस इंटू पावर फैक्टर, सेम चीज, चीजों में कोई अंतर नहीं है। अब हाँ, अगर अगर बोलता है आप डायग्राम कैसे बनेगा, तो देखो डायग्राम यहां से स्टार्ट करते हैं। डायग्राम जब भी हो तो इंडक्टर वाला हमेशा देखो ऊपर में जाएगा, ये डायग्राम होगा ऊपर का इंडक्टर वाला। ठीक है, पावर ज्यादा कंज्यूम करेगा तो वो ऊपर में जाएगा। ठीक है, ये याद रखो। ठीक है, ये डायग्राम, ये फेजर डायग्राम होता है, इसको याद रखना है। ठीक है, इसका कोई और शॉर्टकट नहीं है। तो ये ऊपर जाएगा। ठीक है, ऊपर का ट्राइंगल बनेगा एल में, और सी बहुत नीचे है, सी तो हमेशा नीचे है, तो सी में नीचे वाला ट्राइंगल सी का बनेगा। नीचे वाला ट्राइंगल किसका बनेगा, सी का बनेगा। और इस केस में देखो, इस केस में अब यहां देखो, इस फेजर डायग्राम ठीक से समझ लेते हैं। जब मेरा आर और एल सर्किट था तो ये था मेरा फेजर डायग्राम 1 नंबर। जब आर और सी था तो ये था मेरा फेजर डायग्राम 2 नंबर। लेकिन आप देखो तीनों एक साथ है। ठीक है, तीनों एक साथ है। तो अगर देखा जाए कि वी एल, ठीक है, वी एल इज ग्रेटर देन वी सी, अगर देखा जाए वी एल ग्रेटर देन वी सी, तो अल्टीमेटली जो जो रिजल्टेंट ग्राफ होगा ना, वो ऊपर की तरफ जाएगा, मतलब वो 1 नंबर होगा। अगर वी एल ग्रेटर देन वी सी हुआ, ठीक है, जो मेरा रिजल्टेंट ग्राफ होगा वो मेरा सिर्फ 1 नंबर पे होगा, सिर्फ 1 नंबर जाएगा, ये वाला परपेंडिकुलर में लिखा जाएगा। ठीक है, वी एल माइनस वी सी आई एक्सएल माइनस एक्स सी। ठीक, ये मेरा यहां पर लिखा जाएगा। कब होगा ये, जब वी एल इज ग्रेटर देन वी सी। ओके, लेकिन अगर मान लो वी एल अगर लेस देन वी सी होता है तो ये मेरा हो जाएगा रिजल्टेंट ग्राफ, ये ग्राफ मेरा हो जाएगा रिजल्टेंट ग्राफ। ठीक, समझ में आया। तो यही ग्राफ को अगर अगर मान लो, ये हम पहले कैलकुलेट करेंगे कि एक्सएल, ठीक है, एक्सएल और एक्सी का अगर हम वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, और वही अगर वी एल माइनस वी सी अगर आई से अगर वो देखते हैं बड़ा होता है, ठीक है, आई एक्सएल और आई एक्सी में कौन बड़ा होता है, मान लो आई एक्सएल बड़ा हुआ, ठीक है, तो ये जो मेरा फर्स्ट हो जाएगा मेरा रिजल्टेंट ग्राफ। तब वहां पर जो इंडक्टेंस का उसका उसका ज़्यादा फेवर जाएगा, फेवर उसकी तरफ जाएगा, तो वहां पर ये मेरा हो जाएगा फेजर डायग्राम। ठीक है, और जब सेकेंड में अगर देखते हो, अगर आई एक्स सी, ठीक है, आई एक्स सी जो मेरा यहाँ पर वैल्यू है, ठीक है, जो मेरा यहाँ पर वोल्टेज का वैल्यू है आई एक्स सी मतलब वी सी एक्चुअली, अगर वो ज़्यादा होता है वी एल से, तो मेरा फेजर डायग्राम किस ओर जाएगा, नीचे की तरफ और जाएगा। तो पहले मुझे ये कैलकुलेट करके देखना है कि वो आई एक्सएल हो रहा है, मतलब आई एक्सएल ज़्यादा हो रहा है कि आई एक्स सी ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, इंडक्टेंस ज़्यादा हो रहा है या कैपेसिटेंस का वो ज़्यादा हो रहा है, वो पहले मुझे देखना है। अगर वही मुझे मिल जाता है तो ये मैं फेजर डायग्राम में आराम से बना सकता हूँ। ठीक है, क्लियर। अब पावर फैक्टर क्या हो जाएगा, मैं देखो पावर फैक्टर हो जाएगा मेरा रेजिस्टेंस डिवाइड बाई इम्पिडेंस, और पावर क्या है मेरा आई आर एम एस इंटू वी आर एम एस इंटू पावर फैक्टर, ये सब में कॉमन है। ये फेजर डायग्राम हमें याद रखना है, अगर इनकेस भूल जाते हो तो ये हमें इम्पीडेंस याद रखना है। बाकी ये जो दोनों है ना, ये दोनों ये सब में सेम है, सब में सेम है। ठीक, चलो नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज पावर ट्राइंगल, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन अपरेंट पावर, ट्रू पावर एंड रिएक्टिव पावर। ठीक, तो देखो द पावर ट्राइंगल रिप्रेजेंट्स अ राइट एंगल ट्राइंगल शोइंग रिलेशन बिटवीन एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर एंड अपरेंट पावर। एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर और अपरेंट पावर में, ठीक है, वो रिलेशन दिखाता है। ठीक है, वो है मेरा पावर ट्राइंगल। जो ट्राइंगल मेरा एक्टिव पावर, ठीक है, एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर और अपरेंट पावर में जो मुझे रिलेशन दे, वो है मेरा पावर ट्राइंगल। ठीक है, वो है मेरा पावर ट्राइंगल। अब वो देखो कैसे रिलेशन देगा, ठीक है, वो देखते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा जो हाइपोटेन्यूस है वो मेरा हो जाएगा अपरेंट पावर, जो कि है मेरा वी आई। जो बेस होगा, मान लो ये है मेरा बेस, ठीक है, ये जो बेस है वो है मेरा एक्टिव पावर, बेस है मेरा एक्टिव पावर, और जो मेरा परपेंडिकुलर है वो है मेरा रिएक्टिव पावर।
जिस और एंगल होता है उसी और बेस होता है, तो वो हो जाएगा मेरा एक्टिव पावर, जो है मेरा वी आई कॉस थीटा, ठीक है, कॉस फाई। और जो उसका अपोजिट में है, जो मेरा परपेंडिकुलर बन रहा है, वो है मेरा वी आई साइन फाई, जो है मेरा रिएक्टिव पावर। अब ये अपरेंट पावर, रिएक्टिव पावर, ठीक है, और एक्टिव पावर, ये क्या है? तो अपरेंट पावर देखो, पावर दैट डिलीवर्स, पावर दैट इज डिलीवर्ड टू द सर्किट, जो सर्किट पे दिया जाता है, जो डिलीवर किया जाता है, वो होता है मेरा अपरेंट पावर, ठीक है। जो सर्किट पे दिया जाता है वो होता है मेरा अपरेंट पावर, सर्किट पे ये डिलीवर किया जाएगा। ट्रू पावर या एक्टिव पावर होता है क्या? दैट इज कंज्यूम्ड बाय द रेजिस्टिव लोड, जो भी रेजिस्टिव लोड है जो पावर को कंज्यूम कर रहा है, वो है मेरा एक्टिव पावर। कुछ पावर तो वो कंज्यूम करेगा, तो जो पावर कंज्यूम कर रहा है वो है मेरा एक्टिव पावर। अब रिएक्टिव पावर क्या है? तो देखो, रिएक्टिव पावर है पावर कंज्यूम्ड इन एसी सर्किट बिकॉज ऑफ द एक्सपेंशन एंड कोलैप्स ऑफ द इंडक्टर एंड कैपेसिटर। जो एसी सर्किट में जो पावर कंज्यूम किया जा रहा है, ठीक है, क्यों कंज्यूम किया जा रहा है? बिकॉज ऑफ कोलैप्स ऑफ इंडक्टर एंड कैपेसिटर, वो है मेरा रिएक्टिव पावर। द पावर कंज्यूम्ड इन एन एसी सर्किट बिकॉज ऑफ द एक्सपेंशन एंड कोलैप्स इन इंडक्टर एंड कैपेसिटर, तो वो पावर मेरा है रिएक्टिव पावर। ठीक है, आप समझ में आया? तो यहां पर देख लो, ये जो अपरेंट पावर क्या है? जो पावर मुझे सर्किट पे डिलीवर किया जाता है, सर्किट पे डिलीवर किया गया, वो मेरा अपरेंट पावर है। अब उस पावर को जो यूज करता है, उस पावर को जो यूटिलाइज कर रहा है या कंज्यूम कर रहा है, कौन है? रेजिस्टिव लोड। रेजिस्टिव लोड जो कंज्यूम कर रहा है वो है मेरा एक्टिव पावर। अपरेंट पावर क्या है? जो डिलीवर किया। एक्टिव पावर क्या है? जो पावर को अब कंज्यूम किया बाय द रेजिस्टिव लोड। और जो रिएक्टिव पावर क्या है? जो पावर कंज्यूम कर रहा है, पावर को कंज्यूम कर रहा है इन एन एसी सर्किट, एसी सर्किट में, ठीक है, बिकॉज ऑफ एक्सपेंशन एंड कोलैप्स ऑफ इंडक्टर एंड कैपेसिटेंस, ठीक है, जो कैपेसिटेंस इंडक्टर में जो एक्सपेंशन भी हो रहा है, कोलैप्स हो रहा है बिकॉज ऑफ द एसी सर्किट में, बिकॉज ऑफ एसी सर्किट, तो उस दौरान जो पावर कंज्यूम किया जाता है वो है मेरा रिएक्टिव पावर। आई होप इट्स क्लियर, ठीक है। तो चलो, ये था हमारा यूनिट 3। आई होप ये सारे के सारे क्वेश्चन जितने भी हैं यहाँ पर, कितने क्वेश्चन हैं देख लेते। देखो ये कितने क्वेश्चन हैं यहाँ पर, देखो इसमें तो कम से कम 5-6 क्वेश्चन यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है, 5-6 क्वेश्चन तो उसी में आ जाएंगे। फिर देखो यहाँ पर 6 क्वेश्चन, मतलब टोटल मोटा मोटी धर लो अराउंड 10-12 क्वेश्चन होंगे। तो ये 10-12 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, इनको आप ज़रूर करके जाइएगा, ठीक है। एक बार तो बिल्कुल देखना है, और किस तरह से यहाँ पर इम्पिडेंस कैलकुलेट किया जाता है वो भी देखना है, और कैसे आप अगर कोई भी इक्वेशन मिल रहा है आपको, उसको कैसे कंपेयर करके RMS वैल्यू, मीन एवरेज, एवरेज वैल्यू, ठीक है, उस और या तो ओमेगा, मतलब एंगुलर फ्रीक्वेंसी कैसे कैसे निकालना है, वो सब भी आपको एक बार देख लेना है, ठीक है। फिर भी अगर इस वीडियो के ऊपर अगर आपके कोई भी डाउट रह गया हो तो आप ज़रूर इसके नीचे कमेंट कीजिए, मैं उस डाउट को नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर दूंगा। तो चलिए, आज तक इतना ही। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।